जय हिंद। आज हम सिंधु सभ्यता की पांचवी व्यवस्था वैज्ञानिक एवं तकनीकी व्यवस्था के बारे में समझेंगे। व सिंधु सभ्यता की विशेषता को संक्षेप में समझेंगे और सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ इसके बारे में समझेंगे। क्या आर्यों ने आक्रमण करके सिंधु सभ्यता को समाप्त कर दिया? तो चलिए आज का अपना पहला टॉपिक सिंधु सभ्यता की पांचवी व्यवस्था वैज्ञानिक एवं तकनीकी व्यवस्था के बारे में समझते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता केवल नगरों के लिए नहीं बल्कि अपने उन्नत विज्ञान, तकनीक और कला के लिए भी जानी जाती है। इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता के वैज्ञानिक और तकनीकी को 8 भागों में बांटा है। पहला धातु कला, दूसरा गणित, तीसरा मृदभांड, चौथा मृणमूर्तियां, पांचवां सिले या मोहरें, छठवां वास्तुकला, सातवां मनके, आठवां नगर योजना। तो चलिए अब हम सिंधु सभ्यता के वैज्ञानिक एवं तकनीकी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण व पहला भाग धातु कला के बारे में समझेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा और कांसा जैसी धातुओं से भली भांति परिचित थे। इनका सबसे अधिक प्रयोग कांसे का था। इसी कारण सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांसा तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता था। वर्तमान शोध के अनुसार कांसे में लगभग 88% तांबा और 12% टिन मिलाया जाता था। हालांकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अब हम सिंधु सभ्यता के वैज्ञानिक एवं तकनीकी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण व दूसरा भाग गणित या माप तौल की इकाइयों के बारे में समझेंगे। सिंधु सभ्यता के निवासी अंक गणित और ज्यामिति का ज्ञान रखते थे। क्योंकि इस सभ्यता के स्थलों से माप तौल की इकाइयों में दशमलव पद्धति का प्रयोग मिलता है। यहाँ दशमलव पद्धति का अर्थ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। परंतु यहाँ 0 का प्रयोग नहीं होता था। फिर भी इतिहासकारों ने इसकी तुलना दशमलव पद्धति से की है। लोथल से मिले बाट 2, 4, 8, 16, 32 और 64 के अनुपात में हैं। वहीं इनके मृदभांडों पर बनी आकृतियां इनके मकानों के आकार तथा सीलों के आकार को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वे ज्यामिति से परिचित थे। अब हम सिंधु सभ्यता के वैज्ञानिक एवं तकनीकी के अंतर्गत तीसरे भाग मृदभांड के बारे में समझेंगे। सिंधु सभ्यता के निवासी मिट्टी से बने बर्तनों का व्यापक रूप से उपयोग करते थे। इन्हें ही मृदभांड कहा जाता था। इन मृदभांडों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला साधारण मृदभांड और दूसरा रंगीन मृदभांड। साधारण मृदभांड केवल लाल रंग के होते थे और इनका प्रयोग दैनिक जीवन के कामों में किया जाता था। दूसरी ओर रंगीन मृदभांड लाल और काले रंगों से बनाए जाते थे। इन मृदभांडों पर वृक्ष, वृत्त और मनुष्यों जैसी आकृतियों का ज्यामितीय रूप में अंकन किया जाता था। इससे हमें ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग न केवल कुशल कारीगर थे बल्कि उन्हें कला की भी अच्छी समझ थी। अब हम सिंधु सभ्यता के वैज्ञानिक एवं तकनीकी के अंतर्गत चौथा भाग मृणमूर्तियां के बारे में समझेंगे। मृणमूर्ति का अर्थ है मिट्टी से बनी हुई मूर्ति। सामान्यतः ये मूर्तियां पकी हुई मिट्टी से बनाई जाती थीं, जिसे टेराकोटा कहा जाता है। मृणमूर्तियां प्रायः खिलौनों, देवी देवताओं तथा पशुओं के रूप में निर्मित की जाती थीं। पशुओं में कुत्ता, भेड़, बैल, गाय और बंदर आदि की आकृतियां बनाई जाती थीं। अब हम सिंधु सभ्यता के वैज्ञानिक एवं तकनीकी के अंतर्गत पांचवां भाग सिले या मोहरे के बारे में समझेंगे। सिंधु सभ्यता की सीलें और मोहरें उस समय की सर्वोत्तम कला और शिल्प कौशल को दर्शाती हैं। यहाँ मुख्य रूप से सीलों का निर्माण किया जाता था, जो आकार में आयताकार, वर्गाकार,
बेलनाकार और कभी-कभी वृत्ताकार भी होती थीं। इनमें सबसे अधिक संख्या वर्गाकार सीलों की प्राप्त हुई है। अब तक के उत्खननों में सिंधु सभ्यता से 2000 से अधिक सीलें मिली हैं, जिनमें से लगभग 500 सीलें केवल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इन सीलों का प्रयोग व्यापारिक कार्यों में किया जाता था। इसी प्रकार की सीलें मेसोपोटामिया सभ्यता से भी मिली हैं, जो ये प्रमाणित करती हैं कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध मौजूद थे। इन सीलों का निर्माण मुख्यतः तांबे और सेल खड़ी से किया जाता था। लोथल और रंगपुर जैसे स्थलों से तांबे की सीलें प्राप्त हुई हैं। सीलों पर सामान्यतः एक सींग वाला जानवर, हाथी, बकरी, बैल इत्यादि की आकृति और एक लेख या अभिलेख मिलता है। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित सील पशुपति शिव की मानी जाती है। इन सीलों का आकार सामान्यतः केवल 2 से 2.5 सेंटीमीटर का होता था। इतने छोटे आकार में इतनी बारीक और उत्कृष्ट कला, जो वास्तव में अत्यंत आश्चर्यजनक करने वाला कला है। अब हम सिंधु सभ्यता के वैज्ञानिक एवं तकनीकी के अंतर्गत छठवें भाग वास्तुकला के बारे में समझेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में वास्तुकला का भी उत्कृष्ट और परिष्कृत प्रयोग दिखाई देता है। यहाँ के मकानों की संरचना सीधी सपाट, सड़कें भी सीधी दिखाई देती हैं और नगरों का सुदृढ़ दुर्गीकरण उस समय की उन्नत सोच को दर्शाता है। चन्हुदड़ों में दुर्गीकरण नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सिंधु सभ्यता के निवासियों ने सुनियोजित और परिष्कृत वास्तुकला का प्रयोग किया। हालांकि यदि हम भारतीय इतिहास में वास्तुकला के सर्वोत्तम विकास की बात करें, तो ये हमें मौर्य काल में दिखाई देता है। मौर्य शासकों के काल में स्थापत्य कला ने अपनी चरम सीमा को छुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य महल, बराबर की शैल गुफाएं, सारनाथ और सांची के विशाल स्तूप और सम्राट अशोक द्वारा स्थापित प्रसिद्ध अशोक स्तंभ, ये सभी उदाहरण प्राचीन भारत की अद्वितीय वास्तुकला और शिल्प कौशल का जीवंत प्रमाण हैं। अब हम सिंधु सभ्यता के वैज्ञानिक एवं तकनीकी के अंतर्गत 7वें भाग मनके के बारे में समझेंगे। सिंधु सभ्यता केवल नगर निर्माण तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यहाँ के लोग शिल्प और उद्योग में भी अत्यंत कुशल थे। सिंधु सभ्यता के कई स्थलों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, जो उस समय की उन्नत कारीगरी को दर्शाते हैं। चन्हुदड़ों और लोथल जैसे स्थलों से पत्थर, शंख, तांबे और अर्धकीमती रत्नों से बने मनकों के प्रमाण मिले हैं। इन मनकों का उपयोग आभूषणों और व्यापार में किया जाता था। ये प्रमाणित करता है कि सिंधु सभ्यता के लोग न केवल सौंदर्य बोध रखते थे, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों से व्यापार करने में भी सक्षम थे। अब हम सिंधु सभ्यता के वैज्ञानिक एवं तकनीकी के अंतर्गत 8वें भाग व सबसे महत्वपूर्ण भाग के बारे में समझेंगे। सिंधु सभ्यता की नगर योजना अत्यंत व्यवस्थित थी। सामान्यतः प्रत्येक नगर 4 दीवारी से घिरा होता था। चन्हुदड़ो एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है, अर्थात 4 दीवारी से नहीं घिरा है। सिंधु सभ्यता के नगरों को 2 भागों में बांटा जाता था। पहला पश्चिमी भाग, जिसे उच्च नगर कहा जाता था, तथा दूसरा पूर्वी भाग, जिसे निम्न नगर कहा जाता था। धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था: उच्च नगर, मध्यम नगर और निम्न नगर। सिंधु सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कें सीधी और चौड़ी होती थीं तथा प्रायः पूर्व पश्चिम दिशा में बनाई जाती थीं, जिससे वायु का प्रवाह बना रहता था और सड़कें स्वच्छ रहती थीं। मकानों का आकार सामान्यतः आयताकार होता था और वे पक्की ईंटों से निर्मित होते थे। मकानों के दरवाजे प्रायः सड़कों की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, जबकि लोथल में मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। इस सभ्यता की जल निकासी प्रणाली भूमिगत और अत्यंत विकसित थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था के प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
कालीबंगा में मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता के ईंटों का अनुपात 4:2:1 होता था। 421 से याद रखेंगे इसको। सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। अब हम सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में समझेंगे। सिंधु सभ्यता की विशेषताओं में सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी व्यवस्था को शामिल किया गया है, जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में समझेंगे। सिंधु सभ्यता का पतन। सिंधु सभ्यता के पतन को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसके अलग-अलग कारण बताए हैं। प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, बाह्य आक्रमण। दूसरा, महामारी। तीसरा, भूकंप। चौथा, जलवायु परिवर्तन। पांचवा, सूखा। छठवां, बाढ़। अब हम पहला सिद्धांत, बाहरी आक्रमण, आर्य आक्रमण सिद्धांत के बारे में समझेंगे। हीलर, चाइल्ड और गार्डन नाडाल जैसे विद्वानों ने आर्यों के आक्रमण को सिंधु सभ्यता का पतन का कारण माना है। इस मत को आर्य आक्रमण सिद्धांत कहा जाता है, परंतु इतिहासकार इस सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आर्यों के घर मुख्यतः मिट्टी और लकड़ी के बने होते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग पकी हुई ईंटों से बने मजबूत मकानों में रहते थे। अगर आर्य आक्रमण किए भी होते तो उन्हें पराजित करके उन्हीं के घर रहते, लेकिन आर्यों का घर मिट्टी का था। इस कारण इस सिद्धांत को इतिहासकारों ने खारिज कर दिया। जबकि सिंधु सभ्यता एक उन्नत नगरीय शहरी सभ्यता थी, जिसमें योजनाबद्ध नगर, नालियां और सड़कें थीं। इसके विपरीत आर्य समाज मुख्यतः ग्रामीण, ग्राम्य सभ्यता पर आधारित था। अब हम दूसरा सिद्धांत, महामारी के बारे में समझेंगे। कैनेडी के अनुसार सिंधु सभ्यता में किसी भयंकर महामारी का प्रकोप फैल गया था, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। परंतु ये मत भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि खुदाई में प्राप्त कंकालों में किसी विशेष बीमारी या महामारी के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। इसी कारण अधिकांश इतिहासकार महामारी सिद्धांत को भी खारिज कर देते हैं। अब हम तीसरा सिद्धांत, भूकंप के बारे में समझेंगे। रैकर्स के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन भूकंप के कारण हुआ था, परंतु इस सिद्धांत को भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि सिंधु सभ्यता के अधिकांश घरों और इमारतों के पूरी तरह ध्वस्त होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। यदि इतना बड़ा भूकंप आया होता तो नगरों की संरचनाएं पूरी तरह नष्ट हो जानी चाहिए थीं, जबकि ऐसा नहीं पाया गया। इसी कारण अधिकांश इतिहासकार भूकंप सिद्धांत को भी खारिज कर देते हैं। अब हम चौथा सिद्धांत, जलवायु परिवर्तन के बारे में समझेंगे। R.L. स्टीन तथा A.N. घोष के अनुसार जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण कृषि व्यवस्था प्रभावित हुई, जिससे सिंधु सभ्यता धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। परंतु इस मत को भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि भारत की जलवायु सामान्यतः कृषि के लिए अनुकूल और विविध रही है। केवल जलवायु परिवर्तन के आधार पर इतनी उन्नत और संगठित सभ्यता का पूर्ण रूप से पतन होना तर्कसंगत नहीं माना जाता। इसी कारण कई इतिहासकार जलवायु परिवर्तन सिद्धांत को भी खारिज करते हैं। अब हम पांचवां सिद्धांत, सूखा के बारे में समझेंगे। IIT खड़गपुर के अध्ययन के अनुसार सिंधु क्षेत्र में लगभग 900 वर्षों तक भीषण सूखा पड़ा, जिससे कृषि व्यवस्था नष्ट हो गई और सभ्यता गहरे संकट में आ गई। परंतु इस मत को भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि यदि 900 वर्षों तक लगातार सूखा पड़ा होता तो मानव जीवन का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। सिंधु सभ्यता के लोग कुओं, जल निकासी और जल संरक्षण की उन्नत व्यवस्था से परिचित थे। इतने लंबे समय तक सूखे के बावजूद सभ्यता का पूर्ण रूप से चलना तार्किक नहीं माना जाता। इसी कारण अधिकांश इतिहासकार सूखा सिद्धांत को भी खारिज कर देते हैं। अब हम छठवां सिद्धांत, बाढ़ के बारे में समझेंगे। सबसे मान्य कारण।
जॉन मार्शल और एस.आर. राव के अनुसार बार बार आने वाली बाढ़ सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण और तर्कसंगत कारण थी। इसके समर्थन में निम्न तर्क दिए जाते हैं। खुदाई में मोहनजोदड़ो और अन्य नगरों में बाढ़ की कई परतें प्राप्त हुई हैं, जो बार बार बाढ़ आने का प्रमाण देती हैं। हर बाढ़ के बाद नगरों को ऊंचा उठाकर पुनर्निर्माण किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि बाढ़ एक निरंतर समस्या थी। बाढ़ से कृषि भूमि नष्ट हुई, जिससे भोजन की कमी और आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो गई। नदियों के मार्ग बदलने से व्यापार, आवागमन और जल व्यवस्था प्रभावित हुई। लगातार बाढ़ के कारण लोग नगर छोड़कर अन्य सुरक्षित क्षेत्रों में बसने लगे, जिससे सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। निष्कर्ष: उपलब्ध पुरातात्विक प्रमाणों और तर्कों के आधार पर अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि बार बार आने वाली बाढ़ ही सिंधु सभ्यता का सबसे ठोस और स्वीकार्य कारण थी। यहाँ सिंधु सभ्यता समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक काल के बारे में समझेंगे। जय हिंद।